आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है, उन्होंने सारी ज़िंदगी उर्दू को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए रखा। मेरी मुराद है हरवंश सिंह अक्स साहब की। वो जलंधर से ही हैं और उन्होंने एक लंबा अरसा उर्दू अदब की खिदमत में गुजारा है। आज हम उनसे उनकी हयात और उनकी खिदमात के बारे में बात करेंगे। आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हरवंश सिंह जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो बचपन था वो कहाँ गुज़रा, आपकी पैदाइश कहाँ की है, कब आपकी पैदाइश हुई, हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। मेरा जन्म 3 अप्रैल 1940 ईस्वी को जी। फिरोजपुर छावनी में हुआ था। अच्छा। और मेरी शुरू की सारी ज़िंदगी फिरोजपुर में ही बीती। अच्छा। मैं मनोहरलाल मेमोरियल स्कूल वहाँ अच्छा है, उसमें पढ़ता रहा 10वीं तक। अरे वाह। कॉलेज वहाँ डीसी जैन कॉलेज था जी। वहाँ से मैंने एफएससी की। क्या बात है। और उसके बाद बीए मैंने टांडा उड़मूड़ गवर्नमेंट कॉलेज से जी। और एमए यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। क्या बात है। और तारीख मेरा सब्जेक्ट था। अरे वाह। और मुलाजमत में कब आए और कौन कौन सी जगह पे मुलाजमत रही आपकी? मैं मुलाजमत के तौर पर 1964 ईस्वी में जी श्री गंगानगर गया था। अच्छा। और वहाँ खालसा कॉलेज था, वहाँ लेक्चरर के तौर पर काम करता रहा। क्या बात है। और वहीं से 1999 में रिटायर हुआ। अच्छा। उसके बाद वहाँ एक लड़कियों का कॉलेज नया खुला जी। जिसका नाम था श्री गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज। अच्छा। उन्होंने मुझे एज वाइस प्रिंसिपल रख लिया जी। और वहीं फिर बाद में एज प्रिंसिपल मैं रिटायर हुआ। और सब्जेक्ट आपका तारीख रहा। तारीख पढ़ाते रहे। जी। और तारीख पढ़ाते पढ़ाते और हमारे उर्दू अदब की तारीख की तरफ आप आगे कैसे, और आपको कब लगा हरवंश सिंह जी कि आपके अंदर कोई शायर है और आप शेर कह सकते हैं? ये आपको कब महसूस हुआ? शेर व अदब की तरफ आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा। ये बात उस वक्त की है जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। जी। हमारे एक उस्ताद थे बनारसी दास जी। अच्छा। उन्होंने एक शेर सुनाया। वो शेर दिमाग में ऐसा बैठा कि उसके बाद मेरी दिलचस्पी उर्दू शायरी में जी बहुत बढ़ गई। जी। वो शेर था, दफनाना देखभाल के हसरत ज़दा की लाश। दफनाना देखभाल के, दफनाना देखभाल के हसरत ज़दा की लाश, लिपटी हुई कफन में कोई आरज़ू न हो। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या ये शेर उस वक़्त सुना। हाँ। उसके बाद ना कहीं और पढ़ा, ना पता है किसके है। बस ये शेर मेरे दिमाग में ऐसा बैठा वाह कि मैंने उर्दू शायरी की तरफ मेरा रुझान हो गया। तो आपने बाकायदगी से लिखना कब शुरू किया? कब आपको लगा कि मुझे शेर कहने चाहिए? और एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि शायरी जो है वो खुद आदात होती है आदमी के अंदर, पहले से वो शायर होता है। लेकिन एक चीज़ दूसरी है कि अरूज, वज़न, वहर, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जब तक गज़ल की ग्रामर ना सीखी जाए, शायरी की ग्रामर ना सीखी जाए, तो उसको शायरी, मेयारी शायरी नहीं कहते। वो आपने कहाँ से सीखी? और आप ये शेर व अदब में कैसे आपको लगा कि आप शेर कह सकते हैं? पहला शेर जो मैंने कहा था जी, वो मैं बीए में पढ़ता था उस वक्त। अच्छा। हमारे कॉलेज में एक मुशायरा रखा गया। जी। तेजिंदर सिंह जी हमारे प्रोफेसर थे। अच्छा। अंग्रेजी के। जी। उर्दू में वो शेर कहते थे। अच्छा। तखल्लुस उनका था आरिफ। आहा। तो मैंने उनसे कहा कि सर
क्या जो मुशायरा है इसमें कोई स्टूडेंट भी हिस्सा ले सकता है? अच्छा। वो कहने लगा जरूर। हाँ। तो मैंने कहा मैं अगर बोलना चाहूँ। उन्होंने कहा आपने लिखी हैं गजलें? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे कैसे बोलोगे? मैंने कहा मैं लिखूंगा। वाह। और फिर मैंने 2 गजलें लिखी। अच्छा। वो वहाँ पढ़ी उस मुशायरे में और काफ़ी अच्छी महसूस की गई लोगों द्वारा। तो आप ने जो वज़न बहर का जो रूज था वो सब कहाँ से सीखा इसके बाद? जो वो गजलें वहाँ पढ़ी थी, हाँ। वो तो तेजिंदर सिंह जी से ही ठीक करवाई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया जी, तो उस्ताद थे जोश मलसानी साहब के शागिर्द जी, साहिर सियालकोटी साहब। जी, जी, बहुत बहुत मकबूल और बड़ा नाम है हमारे अदब का। तो साहिर सियालकोटी साहब से मैंने उरूज के बारे में जानकारी हासिल की जी। और फिर बाकायदा लिखना शुरू किया और आज तक खूब लिख चुका हूँ और लिख रहा हूँ आज भी, जबकि मेरी उम्र बहुत बढ़ चुकी है। कितनी उम्र होगी अभी आपकी? मेरी उम्र 3 अप्रैल 1940 का जन्म है जी। तो इस लिहाज से देख लीजिए 85 साल और 6-7 महीने हो गई है। तो इस उम्र में भी आप शेर व अदब की खिदमत कर रहे हैं, तो ये बड़ा खुशगवार माहौल है कि आपने इतने इस उम्र में भी आकर अपने दिलचस्पी को बरकरार रखा है। तो किस हमारे नाज़रीन के लिए कोई आप गज़ल आप सुना सकें, कोई पेश कर सकें तो अच्छा रहेगा। कोई गज़ल सुना दीजिए हमारे नाज़रीन को। लीजिए पेश करता हूँ एक गज़ल। जी, जी। अपने अंदर जो उतरता हूँ तो डर लगता है। अपने अंदर जो उतरता हूँ तो डर लगता है। वाह। अपने अंदर जो उतरता हूँ तो डर लगता है, एक आसेब ज़दा मुझको ये घर लगता क्या है। बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। अपने अंदर जो उतरता हूँ तो डर लगता है, एक आसेब ज़दा मुझको ये घर लगता है। नातवां कंधे मेरे कैसे उठा पाएंगे। वाह 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 वाह। नातवां कंधे मेरे कैसे उठा पाएंगे, किस कदर भारी हुआ अपना ही सर लगता है। वाह 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 वाह। किस कदर भारी हुआ अपना ही सर लगता है। लाठी अंधे की चले जब तो न देखे कुछ भी। क्या बात है, वाह। लाठी अंधे की चले जब तो न देखे कुछ भी। क्या बात। चोट लगती है कहाँ जख्म किधर लगता क्या है। कहने साहब, क्या कहने। वाह 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 वाह। शुक्रिया जी। उसके अंदर है छुपी उसकी कोई कमजोरी। उसके अंदर है छुपी उसकी कोई कमजोरी। उसकी कोई कमजोरी, आईना देखने में भी जिसको कि डर लगता है। वाह 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 वाह। आईना देखने में भी जिसको कि डर लगता है। एक एक पल की तवालत है जो सदियों लंबी। अच्छा है, अच्छा है। एक एक पल की तवालत है जो सदियों लंबी, रात मेरी की नहीं होगी सहर लगता है। वाह 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 वाह। एक एक पल की तवालत है जो सदियों लंबी, रात मेरी की नहीं होगी सहर लगता है। हर तपिश से वो बचा लेता है सब बच्चों को। अच्छा है, अच्छा है। हर तपिश से बचा लेता है वो सब बच्चों को, वो बड़ा घर का जो चतनार शजर लगता है। क्या कहने। वाह वाह वाह। हर तपिश से वो बचा लेता है सब बच्चों को, वो बड़ा घर का जो चतनार शजर लगता है। वाह। चलते चलते मैं फिसल जाता हूँ पीछे की तरफ। चलते चलते मैं फिसल जाता हूँ पीछे की तरफ। वाह। खत्म होगी न कभी राह गुजर लगता है। क्या कहने, क्या खत्म होगी न कभी जिंदाबाद राह गुजर लगता है। वाह 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 वाह। आईना रखा हो जैसे कि कोई सरहद पर। अच्छा है, आईना रखा हो। आईना रखा हो वाह, जैसे कि कोई सरहद पर है इधर जो भी वही शख्स उधर। हाय 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 हाय, क्या शेर पढ़ा है आपने। वाह। आईना रखा हो वाह वाह वाह, जैसे कि कोई सरहद पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। है इधर जो भी
वही शख्स उधर वाह, लगता वाह, है। और मक्ता पेश है जी। अक्स फनकार के फन का है कमाल एक देखो, वाह, ये जो दीवार में खुलता हुआ दर लगता है। क्या बात है, ये जो इतनी दीवार में खुलता क्या हुआ कहने, वाह दर लगता हरवंश है। सिंह जी, बड़ी उम्दा गज़ल आपने पढ़ी, बड़े अच्छे शेर आपने पेश किए, कई तरह के मफहूम आपने इसमें नज़म किए हैं। वाकई में एक मुकम्मल गज़ल जिसे कहा जाता है वो ये है। मैं आपसे जानना एक बात ये भी चाहता हूँ कि आपकी जो शायरी है, ये जो शायरी आज के दौर में हो रही है, जब जिस दौर में आपने शायरी शुरू की थी, क्या महसूस करते हैं कि क्या बुनियादी फ़र्क क्या आ गया? तब की शायरी किस तरह से होती थी और आज किस तरह से शायरी हो रही है? ऐसा है कि जब मैंने कहना शुरू किया था, जी ये 1960 की बात है, जी जब मैंने पहली गजल कही, जी उस वक्त आमतौर पर हुस्न और इश्क की शायरी होती थी या नशा जामो मीना। जामो मीना की शायरी होती थी। जी जी लेकिन आज इससे बहुत अलग जिंदगी के साथ जुड़े हुए जो मसाइल हैं उन पर शायरी होती है। मुझे लगता है कि आपका भी जो एकदम नज़रिया है वो भी इसी तरफ है कि ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल आपकी शायरी में भी मैंने देखा कि पेश किए जाते हैं। तो आपके जो मौज़ूआत हैं शायरी के, इसके अलावा वो क्या क्या हैं? आप किस तरह की शायरी करते हैं? मैं तो जिंदगी के जो मसले हैं उन्हीं को लेता हूँ, वो कोई भी हो सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई भी शेर ऐसा ना हो जो जिंदगी से कट जाए। अच्छा, जिंदगी से साथ जुड़े हुए शेर कहने की ही हमेशा कोशिश की है। हरवंश सिंह अक्सी, आपकी ये किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है। ये आप हमारे नाजरीन को दिखा दीजिए किताब आपकी, और ये इसका शॉट ले लीजिए किताब का। और ये किताब कब मंजर आम पर आई और इसके बारे में कुछ बताइएगा, इस किताब के बारे में। ये गज़लें हैं इसमें सारी आपकी? गज़लें हैं, किताब में मेरी में गज़लें हैं सिर्फ। और ये मैंने नहीं बल्कि जो उर्दू अकादमी है मलेरकोटला की, पंजाब उर्दू अकादमी, पंजाब उर्दू अकादमी, उसके ताउन से ये किताब छपाई गई है। अच्छा, इस पर एक अवार्ड भी मिला है इस किताब पर आपको शायद? इस किताब पर नहीं, अच्छा, लेकिन वैसे मैं शायरी करता था बतौर शायर। बतौर शायर। वो कहाँ से मिला? वो राजस्थान से? राजस्थान की उर्दू अकादमी ने अच्छा, आपको नवाजा। चांद बिहारी सभा जी नाम से पुरस्कार दिया जाता था। अच्छा, वो मुझे मिला। अच्छा अच्छा। तो मैं जानना चाहता हूँ, इस किताब का नाम आपने रखा है सन्नाटे में दस्तक। इस नाम के बारे में बताइए कि ये बड़ा अलग सा नाम है। मैं भी चौंका ये नाम जब मैंने सुना। और जैसे आपका तखल्लुस है अक्स, और ये आपका इस शेर गज़ल के शेरी मजमूए का नाम है जो आपका, ये दोनों अलग से हैं। तो इनके बारे में बताइएगा कुछ कि ये कैसे आपके जहन में आया कि ये मेरा तखल्लुस होना चाहिए और ये किताब का नाम होना चाहिए। पहले मैं आज़ाद तखल्लुस रखता था। अच्छा। और एक बार मैं शबाब ललित साहब से मिला। अच्छा, उर्दू के बहुत अच्छे शायर, शिमला में रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। वो पहले चंडीगढ़ में बीएड कॉलेज में थे, बहुत देर तक रहे। जदीद फिक्र फन के एडिटर थे वो। वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। तो वो कहने लगे आपका तखल्लुस आज़ाद ठीक नहीं है। अच्छा। मैंने कहा क्या बात जी, आज़ाद तो बहुत हुए। कहते यही बात, आज़ाद बहुत हुए, नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, इसलिए कोई तखल्लुस नया रखो और छोटा रखो। अच्छा। मैंने कहा जी आप ही बता दीजिए। हाँ। कहने लगे अक्स रख लो। अच्छा। और उस वक्त से मैंने अपना तखल्लुस अक्स रख लिया। तो शबाब ललित साहब ने आपका तखल्लुस रखा। नाजरीन, आप जानते हैं कि शबाब ललित हमारे इस अहद के एक बहुत बड़ा नाम था। शिमला में ज़्यादातर उन्होंने अपना आखिरी जो वक्त था वो गुजारा, लंबे समय तक वहाँ रहे। जो हिमाचल सरकार का एक पर्चा आता था, अब भी आता है, जदीद फिक्र फन, उसके एडिटर रहे, लंबे वक्त तक रहे उसके एडिटर। बहुत बड़े शायर थे, अदीब थे, बड़ा नाम था। तो उनके कहने पर आपने ये जो है कि अपना जो तखल्लुस रखा। अब हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि आपने किताब का नाम कैसे रखा? किताब जब मैंने छपवाई तो मुझे एक मेरा शेर याद आया। अच्छा।
बहरे कानों को झंझोड़ा, आहा, सन्नाटे में दस्तक दी है। बहरे कानों को झंझोड़ा, सन्नाटे में में दस्तक दी है। आहा, तो ये शेर जब मुझे याद आया तो मैंने कहा सन्नाटे में दस्तक। हाय 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 हाय, बड़ा वाह वाह वाह। मतलब एक तरह से नया नाम आपने अलग सा नाम रखा किताब का, बड़ा खूबसूरत नाम लगता है और लगता है कि कुछ नई चीज़ इसमें पेश की गई है। और आपकी शायरी जो है वो भी एक अलग तरह का रंग है आपकी शायरी में। हमारे पंजाब का जो उर्दू अदब का जो एक पूरा मैदान है, बहुत से लोग लिखने वाले हैं, आपके हम उम्र के जो लोग हैं, नए दौर के लोग जो है लिखने वाले हैं। मैं देखता जब हूँ कि आपकी जो शायरी है इसमें मौजूआत दूसरों से हटके हैं। ये नहीं कि जो रवायती शायरी चली आ रही है, एक शेर दूसरे शेर से मिलता जुलता है, आपके यहाँ ऐसा नहीं। आपकी शायरी बिल्कुल मुख्तलिफ ढंग से है। तो मुझे जानना ये है कि जो गज़ल है इसके अलावा भी आपने दूसरी असनाफ में भी तवा आजमाई की है? जी हाँ, वो बताइए। मैंने कतात कहे हैं, जी, त्रिबैनियाँ कही हैं, अच्छा, नज़में भी कही हैं, क्या बात है। और गीत भी कहे हैं। अच्छा, तो लेकिन ज्यादातर मेरा रुझान गजल की तरफ ही रहा। गज़ल की तरफ ही रहा। तो गज़ल की तरफ आपका रुझान रहा तो हमारे नाजरीन को एक गज़ल और आप पेश कर दीजिए, एक और सुना दीजिए। नाजरीन आप देख रहे हैं कि अक्साब ने गज़ल के अलावा दूसरी जो मुख्तलिफ शेरी असनाफ हैं उनमें भी तवा आजमाई की है। तो ये अहम बात है कि नहीं तो एक शायर गज़ल के अलावा इधर उधर कुछ देखता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी सिन्फ में कहने के लिए उसकी पूरी बारीकी से मालूमात होनी चाहिए, उसका रोज़ वज़न बहर मीटर सब आना चाहिए। तो हमारे जो अक्साब हैं ऐसे लोग जो उर्दू अदब की एक लंबे अरसे से खिदमत कर रहे हैं, चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं, जब इन लोगों से मुलाकात होती है तो लगता है कि हमने कुछ ख़ास चीज़ देखी है, हमने कुछ पाया है। आइए इनसे गज़ल और की दरख्वास्त करते हैं, एक गज़ल और पेश कर दीजिए। ये गजल मैंने कही थी, फैज साहब का एक मिसरा था, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। जब ये मैंने पढ़ा तो मेरा उसी वक्त एक मतला हो गया और फिर उसके बाद पूरी गजल। अच्छा, तो ये मतला है, ताउम्र ही रहते हैं अयां खून के धब्बे, ताउम्र ही रहते हैं अयां खून के धब्बे, बरसात से धुलते हैं कहाँ खून के धब्बे। वाह वाह, बरसात से धुलते कहाँ खून के धब्बे। जाएगा जहाँ तू ये तेरे साथ चलेंगे, जाएगा जहाँ तू ये तेरे साथ चलेंगे। वाह, जाएगा जहाँ तू ये तेरे साथ चलेंगे, दामन पे तेरे हैं जो मियाँ खून के धब्बे। वाह वाह, दहशत का समा चारों तरफ तारी हुआ है। अच्छा अच्छा, दहशत का समा वाह, चारों तरफ तारी हुआ है, हर समत है अब आग धुआं खून के धब्बे। क्या बात है, वाह। पहचानो हमें कौन है हम, हिंदू के मुस्लिम। वाह, क्या बात है। पहचानो हमें कौन है हम, हिंदू के मुस्लिम, करते हैं सवाल एक मियाँ खून के धब्बे। क्या बात है, वाह वाह वाह। पहचानो हमें वाह वाह, कौन है हम, हिंदू के मुस्लिम, वाह, करते हैं सवाल एक मियाँ खून के धब्बे। वाह, फूटेंगे जमीनों से फफोलों की तरह ये, फूटेंगे जमीनों से फफोलों की तरह ये, वाह, धरती में समाएंगी कहाँ खून के धब्बे। क्या बात है, वाह 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 वाह। शेर है, सदियां ही चुकाती हैं बहे खून की कीमत, सदियां ही चुकाती हैं बहे खून की कीमत, पड़ते हैं बहुत हम पे गरां खून के धब्बे। क्या बात है, क्या बात। मक्ता पेश है, फिर दूध से धोने पे भी जाते हैं कहाँ अक्स। अच्छा, फिर दूध से धोने पे भी जाते हैं कहाँ अक्स, पड़ जाते हैं एक बार जहाँ खून के धब्बे। क्या कहने, क्या रदीफ ने भाई है आपने, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं। मतलब फिर पढ़ दीजिए इसका, बहुत अच्छी। ताउम्र ही रहते हैं अयां खून के धब्बे, वाह, बरसात से धुलते हैं कहाँ खून के धब्बे। बहुत खूबसूरत गजल है ये फैज की जमीन है ये, शायद ये
फैज की जमीन नहीं, फैज साहब का मिसरा था। मिसरा था। वो थोड़ा सा अलग था। अच्छा। वो था खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। अच्छा। तो उस पे मैंने कहा था, ताउम्र ही रहते हैं आया खून के धब्बे, बरसात से धुलते हैं कहाँ। आय हाय, खून के मतलब वो धब्बे। शेर का एक तरह से जवाब आप अपने गजल की शक्ल में दिया है। बड़ी अहम बात है। अच्छा, मैं एक बात और भी जान लूँ आपसे कि आप किन किन शोरा से मुतासिर रहे, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? पुराने शायरों में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन जो उर्दू के अच्छे शायर मुझे लगते हैं उनमें शहरयार का नाम अच्छा बहुत मैं अदब से ले सकता हूँ जी। शहरयार साहब से मैं मिला भी था। अच्छा। उनके साथ अलीगढ़ में एक मुशायरा भी पढ़ा था। क्या कहने। वो इसके अलावा कैफी आजमी साहब हैं, वाह 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 वाह, उनके साथ भी मेरा एक मुशायरा पढ़ा है। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे शायर थे। अच्छा, और ऐसे ही ऐसे लोग, और फैज़ साहब तो हैं ही आपके पसंदीदा शायर। तो मैं एक बात और आपसे जान लूँ कि इस वक्त जो हमारी ये शेर व अदब की दुनिया है, जो शायरी हो रही है, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि जो नए लिखने वाले हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहो कि उन्हें क्या करना चाहिए अच्छा शायर बनने के लिए, और इस तरफ जो शायरी हो रही है वो कैसी हो रही है, आपको ठीक लग रही है, नहीं लग रही, कुछ बताइए इसके बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लिखो वो जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा। और ये नहीं कि दूसरे ने कहा उसी के लफ्ज इधर उधर करके आप शेर कह दें। अपना शेर कहने की कोशिश करनी चाहिए। और ये देखा है कि बहुत से लोग अपने शेर कम कहते हैं, दूसरों के शेरों की नकल ही करके अपना बना के पेश कर देते हैं। बेशक, बेशक। जो कि मुझे सही नहीं लगता। जिंदगी से जुड़े हुए अपने शेर कहने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो कोशिश करने का तरीका क्या है, हमारे नए लोगों को बताइए। मश्क वो कैसे करें, इसके लिए किसका सहारा लें, किससे पूछें? अच्छी शायरी पढ़ें। अच्छा। ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। और उनसे मुतासिर होकर खुद कोई नई बात कहने की कोशिश करें। अच्छा। तो शेर अच्छे हो सकते हैं। अच्छे शेर हो सकते हैं। चलिए, हमें हमारे नाजरीन को एक गज़ल या चंद अशार या कोई कतात जो भी आप पढ़ना चाहें वो सुना दीजिए। एक कता और एक गज़ल। हाँ, एक कता पढ़ दीजिए। ठीक। आज मुरझा गए तो क्या गम है, आज मुरझा गए तो क्या गम है, हम शुगुफ्ता गुलाब होते थे। हाय 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 हाय, वाह वाह। आज मुरझा गए तो क्या गम है, हम शुगुफ्ता गुलाब होते थे। दिल की बातों में आ गए वरना, हाँ, हम कहाँ यूं खराब होते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ और कुछ शेर पढ़ दीजिए, दो चार शेर और पढ़ दीजिए। बाप दादा भी झेलते गुजरे, बाप दादा भी झेलते गुजरे, हाँ, मैं भी गम ढो रहा हूँ कुछ ऐसे। एक मुफलिस के घर में पुश्तों तक एक महाजन का कर्ज हो जैसे। क्या बात है, क्या बात है। आपने बड़े बड़े अच्छे दोनों जो कतात कह लो, मुक्तक कह लो, आपने जो पढ़े, और शायरी तो आपकी है ही खूबसूरत। अक्सर मैं समझता हूँ कि आपने जो ज़िंदगी को देखा, जो भोगा, वो आपने अपनी शायरी में उसको नज़म किया। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, हमें बहुत अच्छा लगा, और आपसे बात कर कर नई चीज़ें हमारे सामने आई, और लगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग शायर हैं, जो हमारे सीनियर शायर लिखने वाले हैं, हमारे नए लोगों को उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए। इससे उनकी तरबियत भी होगी और उनको जानने को मौका भी मिलेगा कि हमारे इन सीनियर शायरों ने किस तरह से शायरी की है, किस दौर से ये गुज़र के आए हैं, और मौजूदा वक्त में भी, इस उम्र में भी शेर कह रहे हैं। तो इनकी जो मश्क के पीछे असली जो एनर्जी है वो क्या है, वो यही है कि ज़िंदगी को देखो, उसको भोगो, फिर शेर कहो। आपने बहुत अच्छे शेर पढ़े, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।